हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय सेल्फ शमीम, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्ता एंड जागीरदारी। इक्ता और जागीरदारी सिस्टम के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ये हैंड रिटन नोट्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। आप मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, इन नोट्स को मेंटेन कीजिए, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स एज सच मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस मैंने पढ़ा रखी हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। साथ में ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आज हम स्टार्ट करते हैं इक्ता एंड जागीरदारी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या था, उसमें चेंज क्या क्या आई थी मुगल पीरियड में, ठीक है, मेडिवल पीरियड में इक्ता और जागीरदारी का सिस्टम क्या था। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। इक्ता एंड जागीरदारी, तो सबसे पहले हम इक्ता सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जागीरदारी को पढ़ेंगे। तो इक्ता सिस्टम में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? द इक्ता सिस्टम आल्सो नोन एज इक्तादारी वाज अ फॉर्म ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूज्ड इन वेरियस इस्लामिक सोसाइटीज ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। इक्ता सिस्टम को इक्तादारी सिस्टम भी कहा जाता था, ये सबसे पहले आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये एक्चुअली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक फॉर्म थी, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक फॉर्म था, जो काफी सारी सोसाइटीज, इस्लामिक सोसाइटीज में यूज किया जाता था। किस दौर में? मेडिवल पीरियड में। ठीक है, इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश 1210 to 36 जो रूल था, रीन था इल्तुतमिश का, इसने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम को इंडिया के अंदर। अंडर द इक्ता सिस्टम लैंड ग्रांट्स वर गिवन बाय द रूलर टू मिलिट्री कमांडर्स और ब्यूरोक्रेट्स इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। और इस इक्ता सिस्टम के अंडर क्या होता था? लैंड ग्रांट्स मिलते थे, किनको? रूलर दिया करता था मिलिट्री कमांडर्स को, जो मिलिट्री के चीफ होते थे या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उनको दिया जाता था। किसके बदले? उनकी सर्विसेज के बदले, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड किसको दिया जाता था? या तो किसी रूलर को, सॉरी रूलर को नहीं, रूलर तो दिया करता था, या तो मिलिट्री ऑफिसर को, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट को देता था। एक तो यहां पे ये मिलिट्री ऑफिसर जो थे, कमांडर जो थे, या ब्यूरोक्रेट्स जो थे, वो यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते थे, ठीक है, वहां रूल भी करते थे, और उसके साथ साथ वहां पे लैंड जो रेवेन्यू होता था वो भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, इस तरह से ये इस पार्ट को, इस हिस्से को संभालते थे। इसी को इक्ता कहा जाता था, इसी पार्ट को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, और इस पार्ट को, इस इक्ता को संभालने वाले को इक्तदार कहा जाता था, जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, द लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्रैक्ट्स कॉल्ड इक्ताज। यही मैं जो बता चुका हूं आपको। ये फॉर एग्जांपल एक लैंड है, ठीक है, इस तरह से इस लैंड के पार्ट्स होते थे, ठीक है, हिस्से किए जाते थे, और इन सारे हिस्सों को, पार्ट्स को क्या कहा जाता था? इक्ताज कहा जाता था, इक्ताज। द रेसिपेंट नोन एज इक्तदार्स आर मुक्तीज। और जिनको ये इक्ताज मिलते थे, जिनको ये पार्ट्स मिलते थे, उनको इक्तदार कहा जाता था, या फिर मुक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मुक्तीज किनको कहते हैं? हु वर मुक्तीज या हु वर इक्तदार्स। तो देखो यहीं पे आपका आंसर है, द रेसिपेंट्स ऑफ इक्ताज आर नोन एज इक्तदार्स या मुक्तीज। Okay, let's move ahead and let me adjust it first. चलिए, next point is the purpose of इक्ता system was easy and flawless administration and revenue collection. तो पर्पस क्या था इस इक्ता सिस्टम का? ये पार्ट्स बनाना, ये इक्ता बनाना, इसका सिस्टम का ये जो पर्पस था क्या? देखिए, एक रूलर को इतनी बड़ी टेरिटरी पे रूल करना, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करना और संभालना, या रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये मुश्किल था, ये डिफिकल्ट टास्क थी। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने इक्ताज कर दिए, उसने जमीन को डिवाइड कर दिया, मुक्तीज रख दिए, इक्तदार रख दिए, ताकि वो यहाँ पे रिजाइड करे, वो यहाँ पे रहे, और वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाए, और लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करके, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वो सारा लैंड रेवेन्यू किसके पास जाएगा? वो सारा का सारा रूलर के पास जाता है। फिर रूलर उस लैंड रेवेन्यू से उस टेरिटरी को, या उस किंगडम को, या उस एम्पायर को चलाता है। ठीक है, तो इसका यही मकसद था कि इजी और फ्लॉलेस एडमिनिस्ट्रेशन हो और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। The Iqtadars maintain troops and provide them to the Sultan when upon request, and to maintain peace and orders in their Iqtas. और इक्तदार का काम क्या था? वो अपने अपने इक्ता में, वो अपने अपने टुकड़े में, जमीन के टुकड़े में मेंटेन करता था ट्रूप्स को, फौज को, ठीक है, आर्मी को, और सुल्तान को प्रोवाइड करता था। सुल्तान को फिर वो आर्मी प्रोवाइड करता था जब सुल्तान रिक्वेस्ट करे, या फिर जब सुल्तान को जरूरत पड़े उस आर्मी की, जब जंग करनी हो या कहीं पे जाना हो। जब भी सुल्तान को या रूलर को ट्रूप की जरूरत पड़ती थी तो कौन प्रोवाइड करते थे? इक्तदार्स जो थे, जिन्होंने मेंटेन किया होता था अपने इक्ताज में ट्रूप्स को। ठीक है, एंड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन दियर इक्ताज, या अपने अपने इक्ताज में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये ट्रूप्स को मेंटेन करते थे। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? ही हैज सेम अथॉरिटी दैट द सुल्तान डिड इन द एम्पायर। तो इसके पास वो सारी अथॉरिटी होती थी। ठीक है, एम्पायर, ये तो पूरी एम्पायर है, इस एम्पायर पे जो
सुल्तान की अथॉरिटी होती थी, वही अथॉरिटी इस इक्ता पे एक इक्तदार या एक मुक्ति की होती थी। ठीक है, जिस तरह सुल्तान पावर्स एंजॉय करता था पूरी एम्पायर पे, उसी तरह एक इक्तदार या फिर एक मुक्ति एक एक इक्ता पे पावर एंजॉय करता था। लेट्स मूव अहेड। द इक्ताज वर ट्रांसफरेबल, दीज वर नॉट हेरिडेटरी। और ये इक्ताज ट्रांसफरेबल थे, ये हेरिडिटी नहीं थी। मीन्स कि अगर किसी को कोई इक्ता मिला है तो उसके बेटे को वो इक्ता नहीं मिल सकता है, उसके बेटे को वो, मतलब ये चेन नहीं चलेगी। ये कभी भी किसी भी मुक्ति से लिया जा सकता है वापस, और किसी को भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, so this was some important information about ICTA system, and now let's move towards जागीरदारी system. I think this is enough for your exams. जो भी मैंने लिखा है ये एग्जाम्स के लिए enough है, क्योंकि ये नोट्स जो हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, एग्जाम पर्पस के लिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे जागीरदारी सिस्टम के लिए। देखते हैं कि जागीरदारी सिस्टम है क्या, इसमें कौन कौन सी चेंज आई थी या क्या क्या सिस्टम था इसमें, इसका पर्पस क्या था। The Jagirdari was the land revenue system practiced in the Indian subcontinent during the Mughal and early British colonial periods. जागीरदारी सिस्टम जो था ये भी एक्चुअली लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही था। ठीक है, सिंपल सा फंडा था सबका, चाहे वो इक्तदारी हो, महलवारी हो, रायतवारी हो, जमींदारी हो, जागीरदारी हो या मनसबदारी हो, ये सारी चीज़ें आप आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम इक्तदारी और जागीरदारी को ही पढ़ने वाले हैं। ये सारे सिस्टम्स किस लिए किए जाते थे? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ताकि ज़मीनों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास लैंड है, वो उनसे रेवेन्यू लिया जाए, और रेवेन्यू से ही एक कंट्री, रेवेन्यू से ही एक एम्पायर चलती है। ठीक है, तो ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो प्रैक्टिस किया जाता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। किस टाइम पीरियड में? मुगल और जो अर्ली ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, जब पहले पहले ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में आए थे। Under this system, the ruler granted large tracts called jagirs to the nobles, military officers in exchange for their services. तो इस सिस्टम के अंडर भी क्या होता था? रूलर बड़े बड़े लैंड के ट्रैक्ट्स दिया करता था, किनको? नोबल्स को, बड़े बड़े लोगों को, या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स को, और उन लैंड ट्रैक्ट्स को जागीर्स कहा जाता था। ठीक है, इक्तदारी सिस्टम में उनको इक्ताज कहा जाता था। लेकिन जब एक जागीरदारी सिस्टम में हम आते हैं, तो जागीरदारी सिस्टम में उन लैंड ट्रैक्टर्स को जागीर्स कहा जाता है, और वो दिए जाते हैं किनको? नोबल्स को या मिलिट्री ऑफिसर्स को। तो इस तरह से जो नोबल्स हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ये मनसबदार बन जाते हैं। ठीक है, इनको मनसब बनाया जाता है इस जागीर का, और ये वापस रिटर्न में क्या देते हैं? ये रिटर्न में सर्विसेज देते हैं। जो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे तो वो मिलिट्री या आर्मी को, ट्रूप को वो मेंटेन रखते हैं। जब भी सुल्तान को या जब भी रूलर को आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो ये मिलिट्री ऑफिसर्स या नोबल्स अपनी सर्विसेज देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट इज जागीरदार्स वर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड कुड आल्सो एक्सरसाइज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद इन देयर जागीर्स। तो इन जागीरदार्स के पास भी ये पावर होता था। ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ये वो सारी जुडिशियल हो या फिर चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने अपने जागीर्स में। ठीक है, द फ्रेज जागीरदारी वॉज क्रिएटेड बाय मर्जिंग टू पर्शियन वर्ड्स। जागीर मीन्स लैंड होल्डिंग एंड दार मीन्स ऑफिशियल। तो जागीरदारी जो है ये दो वर्ड से बना है, पर्शियन दो वर्ड से बना है, एक जागीर और दार। जागीर का मतलब होता है लैंड होल्डिंग, जो किसी लैंड को होल्ड कर रहा हो उसको हम जागीर कहते हैं। एंड दार मीन्स ऑफिशियल, लैंड होल्डिंग जो ऑफिशियल होगा उसको हम जागीरदार कहते हैं, मीन्स जागीरदार। चलिए, जागीरदार रिक्रूटेड पटवारी, तहसीलदार, अमील एंड दीवान एटस्ट्रा। तो ये जागीरदार क्या करते थे? ये पटवारी को, तहसीलदार को या अमील या दीवान को वे रिक्रूट करते थे। मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस पेपर पे। देखिए, ये तो इक्तदारी हो गया। फॉर एग्जांपल, अब ये एक टेरिटरी है या एक एम्पायर है, इसमें ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जमीन के ट्रैक्ट्स बना दिए गए, इनको अब जागीर कहा जाने लगा। ठीक है, और ये जिनको मिलने लगा, उनको मिलता था, उनको हम जागीरदार कहते थे। तो ये भी बहुत बड़ा एरिया होता था। अब ये मनसबदार जो थे, ये इस टेरिटरी के अंदर या इस जागीर के अंदर भी रह सकते थे या इसके बाहर भी रह सकते थे। ठीक है, और ये यहाँ पे अपने इस एरिया में पटवारी को या फिर इसको तहसीलदार को या अनिल को या फिर बाकी जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो उनको रिक्रूट करता था अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से फिर वो अपने अपने विलेज में या अपने अपने एरियाज में लैंड कलेक्ट करते थे। जैसे आज भी इनका काम ही, तहसीलदार का काम क्या है? लैंड रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये सारे आते हैं, पटवारी हो या नंबरदार हो, जो भी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम चलता था। वही यहाँ पे लिखा है, जागीरदार रिक्रूट करते थे पटवारी को, तहसीलदार को, दीवान को या अनिल को, किसके लिए? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ताकि अच्छी तरह से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। द जागीरदारी सिस्टम अंडरवेंट चेंज ओवर टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मुगल टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जागीरदारी सिस्टम जो है, इसमें चेंज आती हैं फिर टाइम के साथ साथ। स्पेशली कब? जब ट्रांजिशन पीरियड आता है मुगल हिस्ट्री से ब्रिटिश रूल का, जब मुगल्स का दौर खत्म होता है और ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है इंडिया में, तो उस दौरान, उस टाइम पीरियड में जागीरदारी सिस्टम जो है, इसमें भी कई सारी चेंज आती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने
ने एक नया सिस्टम फिर इंट्रोड्यूस किया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एबॉलिश्ड और मॉडिफाइड द जागीरदारी सिस्टम, अल्टीमेटली रिप्लेसिंग इट विद द जमींदारी सिस्टम एंड अदर लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स। तो क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडिया में सेट हुई थी, ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे करके एबॉलिश कर दिए इन सिस्टम्स को, या फिर किसी तरह से मॉडिफाई करके जागीरदारी सिस्टम को इसको रिप्लेस कर दिया, नाम रख दिया जमींदारी सिस्टम, या फिर दूसरे लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कर दिए। जागीरदारी सिस्टम वाज अ यूनिट ऑफ लैंड हुज रेवेन्यू वाज असाइन्ड टू अ मनसबदार इन लीव ऑफ हिज सैलरी। तो जागीरदारी सिस्टम क्या है, जो मैं ऑलरेडी एक बार समझा भी चुका हूं, फिर से रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। ये एक यूनिट ऑफ लैंड होता था जो जिसकी सैलरी जो है असाइन की जाती थी, मिलती थी किसको, एक मनसबदार को, इन लीव ऑफ हिज सैलरी, उसके सैलरी के बदले। फिर से मैं यहां पे दिखाऊंगा, देखिए ये एक मनसबदार होता था, मनसबदार को ये जागीर मिलती थी, मनसबदार को ये जागीर मिलती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जागीर मिली मनसबदार को, और मनसबदार इनकी रैंक होती थी, जिनकी जात और या सवार जिनके पास जात या ये सवार ज्यादा हो तो वो रिच होता था, उनको लैंड नहीं मिलती थी, ठीक है, उनको ये जागीर नहीं मिलती थी। जिनके पास कम जात या सवार कम हो, जिनकी रैंक कम हो मनसबदार की, उनको लैंड मिलती थी, किसके लिए, ताकि वो इस लैंड को यूटिलाइज कर सके, यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपनी सैलरी ले सके। वो तो मनसबदार है ही, वो तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है ही, वो तो काम चला रहे हैं गवर्नमेंट का, लेकिन सैलरी में उन्हें क्या मिलता था, पीस ऑफ लैंड मिलती थी, जिस पीस ऑफ लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना गुजारा या अपनी सैलरी निकालते थे। तो ये ऐसे सिस्टम चलता था। ओके, लेट्स मूव अहेड। Most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs as did by the iqtidars। तो ज्यादातर जो मनसबदार थे वो रिजाइड नहीं करते थे, या हम कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्टर नहीं करते थे अपनी जागीर्स को जिस तरह से इक्तदार करते थे। तो फिर से मैं दिखाऊंगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया था, इक्तदार क्या करते थे, इक्तदार अपनी ही टेरिटरी में यहाँ पे रहते थे, अपने इक्ता में, अपने ट्रैक्ट पे रहते थे, वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, वहीं से लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। लेकिन मनसबदारी में क्या था, मनसबदार जो थे ये यहाँ पे रह भी सकते थे, लेकिन ये ज्यादातर यहाँ पे नहीं रहते थे, अपने मनसब में या अपनी जागीर में नहीं रहते थे, ठीक है। वहां पे पटवारी को या तहसीलदार को या दीवान को वो रिक्रूट कर देते थे, वहां से जो सैलरी मिलती थी, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो उसमें से मनसबदार भी पार्ट रख लेता था और वो फिर पटवारी को, तहसीलदार को भी देता था। लेकिन वो ज्यादातर मनसबदार अपने इस ट्रैक्ट में या अपनी जागीर में नहीं रहते थे, जैसे इक्तदार या मुक्तीज अपनी इक्ता में रहते थे। वही पॉइंट यहां पे लिखा है, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन, यानी कि वो ज्यादातर अपने मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहते थे या एडमिनिस्टर नहीं करते थे अपनी जागीर को जिस तरह से इक्तदार करते थे। इट इज नॉट हेरिडेटरी राइट, और ये हेरिडेटरी भी नहीं था, मींस भी ये ट्रांसफरेबल था। कभी भी ये एक मनसबदार से उसकी जो जागीर है ली जा सकती थी, छीनी जा सकती थी और किसी दूसरे को दी जा सकती थी। ओके गाइज, आई होप कि आपको इक्तदारी और ये मनसबदारी जागीरदारी अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मिल चुकी होगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप मुझे वहां पे मैसेज कीजिए, आपको एज सच हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी और हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से बाहर हो, ठीक है। और एक्सप्लेनर भी है, जहां पे भी आपको लगे कि यहां से मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।